सभी को नमस्कार। आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इंटरनेशनल रिलेशन में दो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, चाहे वो 67th मेंस हो या 68 हो या 69th। और ये अल्टरनेट करके इस टॉपिक से बीपीएससी हर एक बार क्वेश्चन पूछ रही है। तो टॉपिक है सार्क एंड बिमस्टेक। और ये दो जो कि क्षेत्रीय संगठन है और काफ़ी डिमांड था कि आईआर का भी वीडियो लाइए, तो आज मैं आईआर में दो टॉपिक सेलेक्ट किया हूं और ये मेरे द्वारा चलाए जा रहे डेली आंसर प्रोग्राम में भी ये अभी हो रहा है। कल ही क्वेश्चन दिया था, सोचा क्यों नहीं इसको डिस्कस आप लोग के साथ आज कर लिया जाए। तो मेरा सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को देखने के साथ ही आप पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठिए, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं जितना भी बताऊंगा आपको उसको नोट डाउन करना पड़ेगा। और इस वीडियो को देखने के बाद सार्क एंड बिमस्टेक से अगर कोई भी क्वेश्चन कितना भी घुमा के क्यों बीपीएससी पूछ दे या कितना भी ट्विस्ट क्यों न कर दे, और ये आपको इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और एक मैं जब टॉपिक पढ़ा दूँगा, पहले दोनों टॉपिक पढ़ाऊँगा, सार्क एंड बिमस्टेक में टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, फिर मैं इसका एक जो मॉडल आंसर भी डिस्कस करूँगा कि कैसे आंसर को लिखा जाए, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। और ये एक लेक्चर से आप समझिए कि मेंस में एक क्वेश्चन इजीली जो है ना लिखने के लायक आप रहिएगा और ये टॉपिक आपका हो जाएगा। इसे करके आने वाले दिनों में जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आईआर का जो सेक्शन में जो टॉपिक है, अभी जो बर्निंग इशू है पिछले 1-2 साल से, वो सब मैं बारी बारी से करा दूंगा। थोड़ा सा टाइम की कमी होती है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और अच्छे चीज़ के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और जो कि अब तो रिजल्ट भी 67 पीटी का आने वाला है, तो अब मेरा जो मेंस का जो प्रोग्राम है वो और थोड़ा सा फास्ट चलेगा। और इसी में एक नया जो है ना हम इनिशिएटिव ये ले रहे हैं कि जो ऑफलाइन जो भी टेस्ट जो है पटना के सेंटर पे चलेगा और ये बाजार समिति पटना में होगा। तो ये पीटी रिजल्ट के बाद ही आप लोग को टेलीग्राम पे सूचना दे दी जाएगी कैसे कैसे कब कब टेस्ट होगा। बाकी पीटी रिजल्ट के बाद ही एक 40 दिन का एक मेंस आंसरिंग प्रोग्राम फिर से स्टार्ट होगा, जिसमें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें जिनका 67 में पीटी क्वालिफाई जिनका हो जाएगा। तो 40 दिन का प्रोग्राम वो भी करेंगे। बाकी तो जो अभी रनिंग चल रहा है 50 दिन का प्रोग्राम, बाकी एक तो ऑलरेडी अब जीएस ख़त्म हो चुका है, तो बाकी जो भी चलेगा तो आप लोग को टेलीग्राम पे पता चल ही जाएगा। हाँ, तो आइए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। एक और जिनको भी इसका PDF चाहिए, नीचे दिए गए टेलीग्राम के लिंक पे जाके आप ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम को, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। देखिए सार्क एंड बिमस्टेक जो है दो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना रीजनल जो संगठन है और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम इसमें जो है ना एक स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी का, क्योंकि मेरा मानना ये हमेशा हर एक आंसर में, चाहे आप वो जीएस लिखिए, जीएस में हिस्ट्री लिखिए या पॉलिटी लिखिए या कुछ भी लिखिए, तो एक स्टेटमेंट या कथन से क्या होता है आपके आंसर का वेटेज काफ़ी बढ़ता है। तो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही विदेश मंत्री एस जयशंकर जी का कथन है कि सार्क में कुछ समस्याएं हैं जो आतंकवाद, व्यापार व कनेक्टिविटी के रूप में मौजूद है, जबकि बिमस्टेक में भारतीय दृष्टिकोण से संभावनाएं व्याप्त है। अब देखिए इनका जो एक कथन या स्टेटमेंट है, ये कई सारे बातों को कह रहा है कि सार्क में कुछ समस्याएं, वो खुद ये बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आतंकवाद के रूप में कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ इनका इशारा है, व्यापार और कनेक्टिविटी भी इन देशों के बीच नहीं हो रहा है। और जबकि बिमस्टेक में भारतीय दृष्टिकोण मतलब यहाँ पे क्या है कि लुक ईस्ट पॉलिसी है, थाईलैंड है, नेपाल है, बांग्लादेश है, इन सब देशों के साथ जो है हम लोग एक बेहतर जो है ना चीज़ें कर सकते हैं और काफ़ी सारी संभावनाएं, पोटेंशियल जो है ना इनको यहाँ दिखाई पड़ता है। तो जब भी कभी आप सार्क या बिमस्टेक का जब भी कभी क्वेश्चन लिखिएगा तो मेरे ख्याल से ये स्टेटमेंट आप जरूर डालिएगा। और मेरे आंसरिंग प्रोग्राम का सबसे बड़ा चीज़ यही है कि मैं हर एक में कहीं ना कहीं एक आपसे कथन या स्टेटमेंट इसलिए लिखवाता हूँ आंसर, ताकि एक स्टेटमेंट से बहुत सारी चीज़ों को निकल के सामने आता है, चाहे वो हिस्ट्री हो या पॉलिटी हो या यहाँ तक कि इवन अगर आप इंडियन इकोनॉमी में भी लिखते हैं तो वहाँ पे मैं बोलता हूँ कि डेटा एंड फैक्ट का यूज़ कीजिए, तो चीज़ आपको आपके लिए बेहतर होगा। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, क्योंकि जो मैं भी जितना भी मैं एग्ज़ाम दिया, जो अच्छे मार्क्स आने का एक कारण ये था कि मैं ऐसे ऐसे स्टेटमेंट या कथन का यूज करता था। तो आप ये सबसे पहले अपने कॉपी में ये सबसे टॉपिक में डालिए, आप कॉपी लेके बैठे होंगे, ये लिखिए कि सार्क में कुछ समस्याएँ हैं
जो आतंकवाद, व्यापार और कनेक्टिविटी के रूप में मौजूद है, जबकि बिम्स्टेक में भारतीय दृष्टिकोण से संभावनाएं व्याप्त है। ये खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं। और अभी एक रायसीना डायलॉग हुआ था दिल्ली में कुछ दिन पहले ही, वहाँ भी ये विदेश मंत्री एस जयशंकर जी बहुत एक अच्छा स्टेटमेंट बोले हैं कि अब भारत को दूसरे देश के अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहिए, बल्कि भारत अपना इंटरेस्ट या हित खुद तय करेगा कि किसके साथ वो बात करे, किसके साथ रिश्ता रखे। जब रसिया और यूक्रेन की जब लड़ाई हो रहा था, उसमें भारत रसिया के भी फेवर में था और कहीं कहीं रसिया के फेवर में नहीं भी था, क्योंकि यूएन में जब वोटिंग हुआ तो उस समय मतलब कि इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद जी ने। तो आप लोग ऐसे स्टेटमेंट को ध्यान में रखें और अपने आंसर में पुट करें, क्योंकि आईआर में तभी एक आपका आंसर औरों से क्या होगा, अलग होगा। और जब मैं जो कॉपी चेक जब करता हूँ, मैं इसी सब बातों को बोलता हूँ और काफ़ी सारा सुधार भी हुआ है पिछले एक महीने में। जो मेन सर्टिफिकेट प्रोग्राम चल रहा है, बहुत लोगों का काफ़ी अच्छा सुधार भी हुआ है। तो चलिए, तो ये आप इसको लिख दीजिए। अब यहाँ पे क्या है, सबसे थोड़ा सा सार्क के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, तब फिर मैं करंट का चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा। देखिए, सार्क जो है आपका, ये यहाँ पे देख लीजिए, इसका अगर हिंदी का अगर देखा है तो इसका जो फुल फॉर्म है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन, ये है, ठीक ना। तो जो सार्क आपका जो है, इसका जो स्थापना जो है 8 दिसंबर 1985 को ढाका में, ठीक ना। उसके बाद इसमें 8 देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। और ये पूरी दुनिया का आबादी का लगभग 21% ये कवर करता है, और पूरे विश्व का आबादी लगभग 3 से 4% आबादी इसके पास है, मतलब कि एरिया है इन सब 8 देशों के पास। तो इनका जो है, ये जो बना जब ये सार्क, तो इसका जो मेन पर्पस ये था कि दक्षिण एशियाई देशों के लोगों के कल्याण को बढ़ाना व जीवन गुणवत्ता में सुधार लाना, आपसी विश्वास और एक दूसरे के समस्याओं के प्रति समझ को बढ़ाना, सार्क देशों के बीच सामूहिक आत्मनिर्भरता बढ़ाना, दक्षिण एशिया में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में सहयोग को बढ़ावा तेजी लाना, साझा हित मतलब कॉमन इंटरेस्ट के मामले पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो है ना सहयोग को मजबूती प्रदान करना। अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि सार्क का उद्देश्य तो काफ़ी व्यापक था, काफ़ी ब्रॉड था, बट इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था जिस वजह से ये सफल नहीं हो पाया, इस कथन का मतलब कि आलोचनात्मक व्याख्या करा था। आपको ऐसे प्रश्नों को जवाब देने के लिए ये सब चीज़ें आपको याद होना चाहिए, क्योंकि देखिए, जब तक कुछ जो जितने भी संगठन है उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य या पर्पस होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, वो आपको कहीं ना कहीं माइंड में सेट होना चाहिए। उसके बाद जो सार्क जो है कि संगठन जो है ना 2 वर्षीय बैठक जो है ना इसका होता है और शिखर सम्मेलन होता है, इसमें जो है ना चीज़ें निर्णय लिया जाता है। तो अब अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि सार्क का क्या इम्पोर्टेंस है या क्या भूमिका इंडिया के पर्पस है, तो आप देखिए, जब भी कभी इंटरनेशनल रिलेशन हम कभी इंडिया के लिए किसी चीज़ का अगर हम इम्पोर्टेंस या महत्व या उसका क्या रोल है, तो अगर वो लिखते हैं हम सिंपल उसको 3-4 एंगल में बांटते हैं कि भाई आर्थिक और वाणिज्यिक व्यापार से क्या है, सामरिक दृष्टिकोण से क्या है, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से क्या है, अन्य कोई जो अगर हित है उससे जुड़ा हुआ है, रक्षा है, सैन्य है, या जलवायु परिवर्तन है, या यूएनओ का कोई मुद्दा, अगर ऐसे कोई सारे एंगल से आप तोड़ के ना उसका इंपॉर्टेंस को ना दिखा सकते हैं। तो इंडिया के लिए देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो सार्क है सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। इसमें से सार्क जो 8 देश है उसमें सबसे अधिक जनसंख्या हमारा ही भारत का ही है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से महत्व ये है कि सर्वाधिक व्यापार हम लोग बांग्लादेश से करते हैं, नेपाल, श्रीलंका, भूटान के साथ करते हैं, और सार्क से कहीं ना कहीं हम जो सार्क जितने भी देश हैं सबसे अधिक निर्यात तो हम इंडिया ही करता था। ये तो आर्थिक दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो गया। दूसरा, कूटनीतिक दृष्टिकोण से भी जो चूँकि आसपास नेपाल है, बांग्लादेश है, फिर मालदीव है, श्रीलंका है, इन सब देशों के साथ हमारा अगर जो बेहतर संबंध होगा तो कहीं ना कहीं हम चीन के साथ जो एक बैलेंस की स्थिति में रहेंगे। ये है। बाकी अन्य सहयोग जैसे कि सैटेलाइट को लेके या आपदा प्रबंधन को लेके, जो कि पड़ोसी देश, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि आप मित्र बदल सकते लेकिन आप पड़ोसी नहीं बदल सकते। कितना अच्छा स्टेटमेंट, आप हमेशा आप इसे को यूज कीजिए। ये इनका जो कुछ जो सार्क का जो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है मैंने वो बता दिया। अब लेकिन दिक्कत यहाँ ये है कि सार्क जो है ना, कि जब से सार्क बना है तब से जो है ना ये अपने चीज़ों को बेहतर नहीं कर पाया है। आखिर क्या वजह है कि सार्क जो है ना कि जो अपने जो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, कि या उसके अस्थिरता का क्या मेन कारण है? इसमें 3-4 मेनली कारण है। तो पहला बात है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच संबंध काफ़ी ख़राब है, आप दिखा सकते हैं, क्योंकि सार्क देशों का अगर देखिएगा तो 2 देश बड़ा है, एक तो इंडिया तो बड़ा है, उसके बाद तो पाकिस्तान, लेकिन दोनों के बीच जो पिछले
आफ्टर इंडिपेंडेंस जिस तरह से तनाव है उसकी वजह से सार्क संगठन कहीं ना कटघरे में है। दूसरा, क्षेत्रीय व्यापार भी काफ़ी कम होता है बहुत ही 2-3% के आसपास होता है, और कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी का काफ़ी अभाव है, और इन सब देशों के बीच सहमति का भी काफ़ी क्या है, अभाव है। ये सार्क के देशों के बीच नहीं संबंध है, ऐसा है। तो ये कुछ समस्या है, बाकी और भी इसका आगे हम डिस्कस करेंगे। बाकी आप देखिए, अब ये जो चीज़ें हैं तो आप इसमें क्या उपाय होना क्या चाहिए। देखिए, उपाय का सिंपल सा बात इसमें ये होना चाहिए कि पहले इन देशों को मधुर रिश्ता करने के लिए सीमित मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। इन्हें कि बहुत व्यापक नहीं, पहले छोटे छोटे नहीं होता है कि जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो पहले 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी, ऐसा करके भारत ये जितने भी देश सार्क में हैं सबको पहले छोटे मुद्दे पर ध्यान करके एकजुट होना चाहिए। दूसरा, आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए, और जितना भी आपसी मतभेद है, चाहे भारत पाकिस्तान के बीच है, भारत बांग्लादेश के बीच है, या नेपाल के बीच में जो मतभेद है, इन सब को हमको ख़त्म करना पड़ेगा। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना चाहिए, व्यापार को बढ़ाने का मिलनी प्रयास, क्योंकि व्यापार एक ऐसा चीज़ है जो कि हर एक रिश्तों को जो है ना, वो हर एक जो है ना कटुता को जो है ना ख़त्म करने का प्रयास करता है। हालांकि इस दिशा में सार्क के देशों ने कुछ प्रयास भी किया, जिसमें कि एक जो है ना एक साप्टा का गठन हुआ था। इसको बोलते हैं सार्क अधिमान व्यापार व्यवस्था, मतलब कि ये देश जो है ना, सारे देश एक दूसरे से व्यापार करने में कुछ प्रेफरेंस देंगे। ये 1993 में साइन हुआ था, 1995 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये ज़्यादा वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था साप्टा। फिर ये लोग ने ये साप्टा था एक, फिर ये साप्टा गठ हुआ था कि एशियाई मुक्त व्यापार संहिता 2006 में, लेकिन ये भी उतना जो है आपका सफल नहीं हो पाया। प्रयास तो आर्थिक लेवल पर इन लोगों ने काफ़ी बेहतर किया इन देशों, लेकिन वो जो सफलता प्राप्त नहीं हो पाया। आप ये लिख सकते हैं कि इन सब देशों ने काफ़ी सारे प्रयास किए, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट के लेवल पर जो है ना चीज़ें बेहतर नहीं हो पाई। अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि अन्य क्षेत्रीय संगठनों की तुलना में सार्क कम सफल क्यों हुआ, आखिर क्या वजह, जैसे यूरोपियन यूनियन है, आसियान सब देश है, ये सब कितना आगे बढ़ गया। आसियान कंट्री देखिए कितना भी सक्सेसफुल कंट्री, यूरोपियन यूनियन काफ़ी सक्सेसफुल है, संघाई भी अच्छे से चल रहा है, ब्रिक्स भी काफ़ी अच्छे से चल रहा है, लेकिन ये क्यों, आखिर अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि भारत जिस भी क्षेत्रीय संगठन में शामिल है, चाहे ब्रिक्स हो या SCO हो या आसियान हो, तो वहाँ पे जो है ना वो सब जो रीजनल जो संगठन है वो काफ़ी सक्सेसफुल है, बट सार्क के नहीं होने के पीछे क्या मेन वजह है। तो क्या मेन वजह है, तो आप यही लिखे। पहली बात तो क्या है कि इन देशों के बीच जो है ना न्यूनतम एकीकृत क्षेत्र, मतलब ये लोग का मतलब काफ़ी सारे इशू पर एक दूसरे के विरोध है। सदस्य देशों के मध्य जो है ना राजनीतिक विरोधाभास है, पाकिस्तान हो या भारत हो, या देखिए नेपाल चीन में देखिए भारत नेपाल के बीच कभी न कभी कई सीमा विवाद को लेके कभी, या वहाँ जो इंटरनल जो वहाँ का राजनीतिक जो घटनाक्रम में नेपाल में चेंज जब होता है तो वहाँ के जो मंत्री या जो है भारत पर आरोप लगा देते हैं। श्रीलंका में भी कभी कुछ ऐसा ही होता है, बांग्लादेश में भी देखिए वहाँ का इंटरनल जो कुछ जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसमें भी कहीं ना कहीं भारत विरोधी भावनाएं निकल के सामने आती है। और व्यापार मुश्किल से वही 5-10% के आसपास इन देशों के पास है। सार्क सदस्य देश भारत को प्रति संतुलित करने का प्रयास करते हैं, मतलब उनको लगता है कि नहीं भारत बिग ब्रदर है, हम लोग को ये मतलब कि भारत का साइज और इकोनॉमी बहुत बड़ा है, इस ऐसा करने की लोग कोशिश करते हैं। बाकी भारत पाक संबंध तो सबसे बड़ा जो सार्क का सफल नहीं होने में सबसे बड़ा यही योगदान है। उसका कुछ विवाद भी है, जैसे सीमा विवाद है भारत पाकिस्तान के बीच, बांग्लादेश के बीच, जल विवाद है, कई सारा आंतरिक विवाद भी, जैसे कि बांग्लादेश के साथ हमारा जल विवाद है, और भी चीज़ें हैं, ऐसे करके देख नेपाल के साथ है कुछ तो। और राजनीतिक अस्थिरता जैसे पाकिस्तान में, नेपाल में, श्रीलंका में, इस सब में कहीं ना कहीं अपने को दिखाई पड़ता है कि नहीं यहाँ पे राजनीतिक स्थिरता काफ़ी ज़्यादा रहती है, इसलिए सार्क जो है ना इतना सफल नहीं हो पाया है। तो अभी भारत द्वारा अभी 2016 में इस्लामाबाद में सार्क का मीटिंग होने वाला था, तो आयोजित शिखर सम्मेलन का बहिष्कार किया। क्यों किया, क्योंकि उस समय जो है ना वो सर्जिकल स्ट्राइक और भी कई सारे आतंकवादी घटनाएं हुआ था, इस वजह से हमने इसका क्या किया था, विरोध किया था। तो अब यहाँ पे अभी वर्तमान में जो भारत का जो सार्क के प्रति जो पॉलिसी, एक ध्यान रखिएगा, उसको बोलते हैं सार्क -1 सूत्रीकरण। ये एग्जाम में जरूर लिखिएगा, सार्क -1। दैट मीन्स कि सार्क -1 का सिंपल सा कहना होता है यहाँ ये है कि पाकिस्तान के बगैर, जैसे कि भूटान, बांग्लादेश, भारत, नेपाल का फ्रेमवर्क तैयार होना, या भारत का बिमस्टेक की ओर कहीं ना कहीं बिमस्टेक में जो है ना आपका जो है ना पाकिस्तान नहीं है। एक और संगठन का नाम है दक्षिण एशिया उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग, इसमें पाकिस्तान पर अगर मतलब कहने तो यही है कि अगर जब क्वेश्चन ये पूछेगा कि भारत का झुकाव सार्क से निकल के बिमस्टेक की और अन्य संगठन के होने के पीछे यही वजह है, तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं, क्योंकि सार्क जो है ना उतना ज़्यादा
सक्सेसफुल जो है चीज़ें नहीं रहा। ये तो हो गया आपका कि नहीं वो मोटा मोटी सार्क क्या था, इसका क्या इंपॉर्टेंस था, ये क्यों उतना सफल नहीं हो पाया। अब आइए आपको थोड़ा सा जो है ना जो क्या कहते हैं बिमस्टेक और सार्क को एक दूसरे से कंपेयर करते हुए हम इस चीज़ों को चलेंगे, ताकि अगर इससे कोई भी अगर प्रश्न आवे तो आपका इजीली जो है इसको आप सॉल्व कर पाएँ। तो अब देखिए थोड़ा सा इसको और हाँ तो फिर लिंकेज आगे बढ़ा देता हूँ मैं यहाँ पे कि सार्क का जो है ना यहाँ पे यहाँ देखिए अगर जो IR का अगर जो इंटरेस्टेड होंगे तो हाल फिलहाल में कुछ ऐसी घटना है, जैसे कि इसमें एक ये है कि उधर जो है 14 में जब नरेंद्र मोदी जी जब शपथ ग्रहण जब ले रहे थे प्रधानमंत्री पद का, तो उधर 14 में मोदी सरकार ने सार्क देशों को शपथ ग्रहण में बुलाया था। फिर 2019 में क्या हुआ था, बिमस्टेक संगठन को बुलाया था। इस प्रकार भारत सार्क से कहीं ना कहीं बिमस्टेक की ओर अग्रसर है। तो आप अगर जाओ कभी ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत और बिमस्टेक सार्क और बिमस्टेक में भारत बिमस्टेक की ओर अग्रसर, तो आप यहाँ से भूमिका शुरू कर सकते हैं कि पिछले जो कुछ वर्षों में हमको देखने के मिल रहा है कि भारत की जो विदेश नीति कहीं ना कहीं सार्क से धीरे धीरे बिमस्टेक की ओर शिफ्ट हो रही है। इसलिए उसका क्या हुआ था 2014 में जो 18वां काठमांडू में सार्क जो सम्मेलन किसी बड़े निर्णय के समाप्त हो गया था। फिर 2016 में 19वां जो पाकिस्तान में होने वाला था, लेकिन भारत ने उड़ी हमले के कारण बहिष्कार करने का क्या लिया था निर्णय। तो मैं वहीं से लिंकेज कर रहा हूँ, अभी जो आपको सार्क में बताया वहाँ से आप यहाँ लिखिए कि 19वां जो 2016 में होने वाला था पाकिस्तान में होने वाला था, लेकिन भारत ने उड़ी हमले के विरुद्ध उसका क्या किया, बहिष्कार किया। अब बाकी अब देखिए सार्क के बारे में यहाँ भी लिखा हूँ कि सार्क की स्थापना कैसे हुआ, इसका क्या मुख्य उद्देश्य था। बाकी वही कि सार्क की स्थापना के 34 वर्ष बाद भी ये अपने उद्देश्यों में पूरी तरह सफल नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी तक क्यों नहीं हो पाया, अभी तक मात्र जो है ना 18 वार्षिक सम्मेलन ही हुआ है। फिर FDA का जो वही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो हुआ है 2015 में, लेकिन अभी तक इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। सार्क सदस्य का अंतः क्षेत्रीय व्यापार मुश्किल से लोग 5% के आसपास करते हैं लोग आपस में। साथ ही साथ कनेक्टिविटी अच्छा नहीं है, संचार संपर्क बढ़िया नहीं है। सबसे बड़ी समस्या वही पाकिस्तान सार्क पर जो है ना सहयोग की बजाय जो है ना भारत को बैलेंस करने का क्या करता है, प्रयास करता है, और पाकिस्तान चाहता है कि चीन को इसमें कहीं ना कहीं आमंत्रित किया जाए। तो ये चीज़ है। और सदस्य देशों के मध्य जो सुरक्षा प्रत्यक्ष मतलब कि कई सारा इशू जो है ना इन दोनों सब देशों के बीच है, तो आपको मैं पढ़ाई दिया। तो इसलिए उपरोक्त कारणों की वजह से सार्क से ज़्यादा उम्मीद रखना औपचारिक है, तथा भारत बिमस्टेक को बढ़ता दे रहा है, मतलब बिमस्टेक के हम जा रहे हैं। और बिमस्टेक को बढ़ता देने के कुछ एग्जाम्पल देखे यहाँ पे है कि 2016 में गोवा में ब्रिक्स आउटरीच फोरम का प्रोग्राम हुआ था, बिमस्टेक के सदस्यों को भारत ने आमंत्रित किया था। दूसरा बात, बिमस्टेक की बैठकों में मालदीव और अफगानिस्तान को भी आमंत्रित किया जा रहा है, ठीक ना। तो वही बात बाकी कि विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद जी ने जो कहा है, अगर आप ये कथन लिख पाएंगे तो और अच्छा होगा, मैं पहले बता दिया था। ये हो गया। आगे आप देखिए, चूँकि हमको बिमस्टेक से अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे। तब बिमस्टेक में देखिए आप यहाँ पे क्या क्या चीज़ें समझ लीजिए कि जो है बिमस्टेक जो है ना, अब बिमस्टेक की क्या संभावनाएं हैं, ठीक ना। तो बिमस्टेक जो है ना पूर्वी दक्षिणी एशियाई देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, आर्थिक संगठन है, आर्थिक सहयोग संगठन है, जिसकी स्थापना 1997 में बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा की गई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य ये था कि बंगाल की खाड़ी के निकट जितने भी दक्षिण एशियाई देश और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के बीच तकनीकी और आर्थिक सहयोग प्रदान करना है। थोड़ा सा यहाँ मैप में लोकेशन को देख लीजिए ताकि चीज़ें बेहतर, क्योंकि बिना मैप का चीज़ें समझ में नहीं आता है। तो मैं आपको सार्क और क्या कहते हैं बिमस्टेक के कंट्री का लोकेशन दिखा दूं। और जब भी कभी आप एग्ज़ाम में लिखें तो ऐसे चीज़ें देखिए यहाँ पे जो मैं यहाँ पे बताया हूँ। देखिए सार्क का देखिए एक मोटा मोटी जो आपको क्या इसका जो है ना इंट्रोडक्शन हो सकता है। देखिए 8 मेंबर है, कब स्थापना हुआ, जनसंख्या पूरी दुनिया कितना है, कितना ट्रिलियन GDP है इन लोग का, क्षेत्रीय संगठन है, बिमस्टेक स्थापना 1997 में हुआ है, 7 मेंबर है, 151 लगभग करोड़ आबादी है, $2.1 ट्रिलियन इन सब का मिला के और अंतर्राष्ट्रीय लोक संगठन है। और देखिए यहाँ पे आपको ये मैप दिखाई पड़ जाएगा, यहाँ मैप में देखिए बेहतर समझ में आएगा। देखिए ये पूरा सार्क के देश हैं, ठीक है ना। और यहाँ देखिए आपको इधर वाले जो है ये जो क्या है आपका बिमस्टेक के कंट्री है। तो अब देखिए बिमस्टेक देखिए एक तो दक्षिण एशिया भी है और दक्षिण पूर्व एशिया भी। देखिए नेपाल है, भारत है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, थाईलैंड है और कौन है, म्यांमार है, और यहाँ पे कौन है, श्रीलंका। ये बिमस्टेक। अब ऐसे अगर आप मैप में दिखा देंगे तो 1-2 नंबर पढ़ने के ज़्यादा चांस रहते हैं।
अब तो ये हो गया कि कहाँ कहाँ लोकेशन है। उसके बाद अगर ये अब आगे देखिए इसमें क्या है कि मैं इसका उद्देश्य लिख दिया कि बंगाल की खाड़ी का जो बिमस्टेक जहाँ पे है, बिमस्टेक जितने भी कंट्री है वो सब देखिए अगर ये बंगाल की खाड़ी के आसपास ही है, तो बंगाल की खाड़ी का जो है ना आसपास के देशों में जो है ना आर्थिक सहयोग प्राप्त करना इसका मेन उद्देश्य है। अगर आप ये क्वेश्चन पूछे कि बिमस्टेक का क्या इम्पोर्टेंस है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं इस जगह कि भारत के लिए बिमस्टेक क्यों इम्पोर्टेंस है या क्यों ये महत्वपूर्ण है। तो पहला देखिए, बिमस्टेक भारत के लिए आर्थिक और रणनीतिक दोनों दृष्टि से समान रूप से महत्वपूर्ण है। इसकी सहायता से भारत अपने पूर्वोत्तर के राज्यों को सुरक्षा बोझ की जगह आर्थिक समृद्धि व व्यापार केंद्र के रूप में परिवर्तित कर सकता है। क्योंकि आपको पता है अगर इस तरह से हमारा इंडिया है तो यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं तो वो कहीं ना कहीं बिमस्टेक के कंट्री के आसपास घिरे हुए हैं। अगर बिमस्टेक के अगर इन देशों के साथ अगर मेरा बेहतर संबंध होगा तो हम नॉर्थ ईस्ट के लोगों का बेहतर आर्थिक सामाजिक विकास कर सकते हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्य भौगोलिक रूप से दक्षिण पूर्व के नज़दीक है, साउथ ईस्ट के नज़दीक है, अतः बेहतर कनेक्टिविटी के द्वारा हम पर्यटन को विकास दे सकते हैं, एयर कनेक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, कारोबार से कारोबार कर सकते हैं, संचार, संपर्क, निवेश जैसे प्रयास करने की हम लोग काफ़ी बेहतर कर सकते हैं इसमें। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि बिमस्टेक भारत की जो प्रथम जो पड़ोस है, नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के सफल इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी जो एक अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। आपको पता है कि भारत जो है, अगर ये इंडिया है तो इधर पूरा ईस्ट के कंट्री है, तो इंडिया का एक पॉलिसी है लुक ईस्ट पॉलिसी। क्या था ये लुक ईस्ट पॉलिसी? आज से लगभग ये 20 साल पहले हमारे विदेश नीति का एक हिस्सा था, अभी भी है। अब इस लुक ईस्ट की जगह एक्ट ईस्ट नीति जो मोदी जी की सरकार ने लाया है, तो इसको आप ध्यान में दे सकते हैं। क्योंकि ये जो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट है या जो भी बिमस्टेक के जो भी कंट्री हैं उनके साथ जो है ना हम लोग एक्ट ईस्ट पॉलिसी को हम बेहतर ढंग से क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि पूरब के जितने थाईलैंड हो या और भी जो जितने भी देश हैं, म्यांमार है, उसके साथ हमारा संबंध बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि श्रीलंका इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। श्रीलंका पाकिस्तान चीन को काउंटर करने चीन जो अपना इधर दबदबा बढ़ा रहा है, तो चीन को काउंटर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमको जो है ना थाईलैंड है या म्यांमार है या जो भी बांग्लादेश है, इन सब देशों के साथ सहयोग बहुत बेहतर होना चाहिए। उसके बाद जो है ना इसी क्रम हमारा उड़ान स्कीम है, हम लोग पूर्वोत्तर से जुड़ना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इसका लाभ ले सकते हैं। दूसरा, भारत है, म्यांमार, थाईलैंड एक त्रिपक्षीय राजमार्ग का निर्माण कर रहा है। मतलब ऐसे अगर भारत है यहाँ पे ऐसे करके यहाँ ये म्यांमार ऐसे होते, भारत म्यांमार यहाँ थाईलैंड तक एक सड़क रोड जाएगा, वो है, ठीक ना। एक कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना से कोलकाता को समुद्री मार्ग द्वारा म्यांमार के फितवे पत्तन से जोड़ा जा रहा है। इसी परियोजना में द्वारा म्यांमार के पालेताबा को फरक मार्ग से पूर्वोत्तर राज्य के कहाँ से जोड़ा जाएगा, मिजोरम से जोड़ा जाएगा। कहीं ना कहीं हम कनेक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं इसमें। गंगा मेकांग परियोजना द्वारा थाईलैंड, म्यांमार और कंबोडिया, लाओस, वियतनाम के साथ हम लोग क्या करेंगे, पर्यटन शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं। बाकी आतंकवाद भी हमारे लिए बहुत बड़ा इशू है, तो आतंकवाद से मुद्दों को भी हम जो है ना बिमस्टेक के सहयोग के साथ जो है ना समाप्त कर सकते हैं। क्योंकि सार्क में ये चीज़ें संभव नहीं हो पाता है क्योंकि वहाँ पाकिस्तान है, ठीक ना। उसके बाद जो है ना एक चीज़ और ध्यान देना पड़ेगा कि ये तो हो गया कि भारत के लिए क्या इम्पोर्टेंस है इन सार्क कंट्री का। अब लेकिन एक चीज़ ये भी है कि जो नेपाल है या भूटान है, आपको पता है कि नेपाल का जो ज्योग्राफिकल कंडीशन यहाँ नेपाल है, आपका इधर कहीं ना भूटान है, ये लोग लैंड लॉक कंट्री है और इन लोगों को भी भारत की आवश्यकता है, तभी लोग अपना समुद्री मार्ग यहाँ से कर सकते। तो यहाँ लिखा गया है कि जो है नेपाल भूटान लैंड लॉक कंट्री है, उनको भी बिमस्टेक की आवश्यकता है। और जो थाईलैंड जो है, अगर यहाँ इंडिया है इस तरह से यहाँ थाईलैंड आपको पता है, तो थाईलैंड की एक नीति है लुक वेस्ट। तो थाईलैंड भी जो है ना अपने लुक, चूँकि थाईलैंड के हम पश्चिम में आ जाते हैं, तो थाईलैंड का जो लुक वेस्ट जो पॉलिसी है उसके भी सफल होने के लिए जो है ना थाईलैंड को भी बिमस्टेक या भारत के साथ संबंध बेहतर करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ जो है ना कहीं ना कहीं भारत के लिए जो है ना इम्पोर्टेंट है और अन्य देशों के लिए भी जो है ना बिमस्टेक जो है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर क्वेश्चन ये पूछे बिमस्टेक के सभी सदस्य देशों के लिए बिमस्टेक अति अनिवार्य है, तो आप सबकी कुछ ना कुछ आवश्यकता है, तो आप ऐसे अब देखा क्यों इम्पोर्टेंस है, उसका क्या भूमिका हुई, आर्थिक, वाणिज्यिक, रणनीतिक, सामरिक, सैन्य, यही आपको कई एंगल में बांट के IR के हर एक प्रश्नों को लिखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये तो बिमस्टेक का क्या उद्देश्य था,
क्या इंडिया के लिए इम्पोर्टेंस ये हो गया। अब यहाँ पे है कि इसका लिए प्रयास क्या क्या हुआ। अभी तक 5 इसका मीटिंग हो चुका है, ठीक ना। लेकिन अभी भी बिमस्टेक के पास कोई अपनी एजेंसी, हाँ इसका बिमस्टेक सचिवालय स्थापना हुआ 2014 में ढाका में। सदस्य देशों ने 14 मुख्य क्षेत्रों की पहचान की थी जब चौथा मीटिंग हुआ था। उसमें भारत 4 क्षेत्रों का क्या करता था, जिसमें पर्यावरण था, आपदा था, पर्यटन था, परिवहन था और आतंकवाद था। लेकिन अब क्या हो गया, इस 14 को ना 7 में बांट दिया गया। अभी जो 5वां जो मीटिंग श्रीलंका में हुआ है, अब 14 पर लोग नहीं बल्कि 7 पर जो है ना अपना सहमति व्यक्त किया। मैं भी आपको बता रहा हूँ, यहाँ अभी जो लेटेस्ट जो यहाँ पे देखिए मीटिंग हुआ है, यहाँ पे 5वां शिखर सम्मेलन हुआ है अभी बिमस्टेक का। ये एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक ना। चलिए तो यहाँ देखिए ये जो श्रीलंका में हुआ है, तो इसमें क्या क्या हुआ है, बिमस्टेक चार्टर पर एक साइन हुआ और इसको ये लोग अपनाया है, ठीक ना। सहयोग के क्षेत्र का फिर से किया गया है पुनर्गठन, इस करके इनकी संख्या 14 से 7 कर, मतलब कि जो सहयोग जो है, जो एरिया है उसमें ये लोग 14 से घटा के 7 कर लिया। अब देखिए क्या है, बांग्लादेश को व्यापार निवेश और विकास पर करना है, भूटान को पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर काम करना है, भारत को सुरक्षा ऊर्जा पर, फिर जो म्यांमार श्रीलंका कृषि और खाद्य सुरक्षा, नेपाल व्यक्ति से व्यक्ति संपर्क, श्रीलंका विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार और थाईलैंड संपर्क। ये जो है ना क्षेत्रों के लोग ना सहयोग के लिए जो आपस में लोग संख्या 7 कर लिया। ये आपको इस मीटिंग में मेन ये चीज़ रहा। उसके बाद जो है इसमें और भी कुछ चीज़ें हुआ, जैसे कि 2018 से लेकर 28 की अवधि के दौरान परिवहन संपर्क के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करने का बात हुआ है। फिर 3 नए एग्रीमेंट हुए, जैसे कि आपराधिक मामलों पर, राजनयिक ट्रेनिंग करने पर और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पर भी इन लोगों ने आपस में मीटिंग किया है। ये 5वां शिखर सम्मेलन जो बिमस्टेक श्रीलंका में हुआ उसमें ये हुआ है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब यहाँ इसमें क्या रहा कि जो है कि भारत का महत्व हो ही गया। तो अब इसमें अगर कोई नया क्वेश्चन अगर पूछेगा तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे, आइए हम वो बता देते हैं आपको। अब इसमें 1-2 बात और जोड़ लीजिए कि अगर जहाँ लेटेस्ट अभी कुछ है कि अगर पूछेगा बिमस्टेक का इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बाद मैं आपको बताया कुछ और नए कुछ जो डेवलपमेंट हुआ उसको देख लीजिए। पहला कि बिमस्टेक इंडिया के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला क्योंकि अब जो इंडो पैसिफिक जो कॉन्सेप्ट आ गया है, हिंद प्रशांत महासागर अवधारणा के उदय में, और जो हिंद प्रशांत महासागर में भारत अगर जो बेहतर पोजीशन में जाना चाहता है तो हमको बिमस्टेक देशों का सहयोग करना पड़ेगा। फिर सार्क का तो विकल्प उभर के निकल के सामने आ ही रहा है। और दूसरा कहीं ना कहीं जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है उसको काउंटर करने के लिए भी हमको जो है ना ये चीज़ें करना पड़ेगा। फिर जो है ना ये हो गया था। और लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना ये भी पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि बिमस्टेक में कुछ चुनौतियाँ नहीं हैं। हाँ चुनौतियाँ हैं, जैसे कि सदस्य देशों के बीच निष्क्रियता है, FTA की प्रक्रिया भी अवरुद्ध है, म्यांमार में तख्ता पलट हो गया, आपको पता है वहाँ जुंटा की सरकार जो फैन शासन की सरकार आ गई है। तो अब वही है कि आगे की राह में इसमें वही करना पड़ेगा कि परिवर्तित होती भू राजनीतिक परिवेश पर ध्यान देना होगा इन देशों को, और बहुमत के आधार पर निर्णय लेकर आगे बढ़ने की प्रक्रिया बढ़ाना पड़ेगा इन बिमस्टेक के देशों को। तो ये आपको कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आइए कि जो एक मैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैं क्वेश्चन दिया था अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो मेरा जो डेली अपडेटिंग प्रोग्राम चलता है वहाँ मैं लिखने का क्वेश्चन दिया था कि क्वेश्चन ये था कि बिमस्टेक भारत के भू राजनीतिक मामलों में सार्क के विकल्प के रूप में उभरा है। गंभीर रूप से इस कथन की क्या कीजिए, जांच कीजिए। मतलब कि वही क्वेश्चन अभी इतना अगर मैं आपको लेक्चर जब दिया तो उसमें आपको ये समझ में आया होगा कि बिमस्टेक जो है ना सार्क की जगह क्यों, सार्क का जगह कैसे ले रहा है। वही जो जियोपॉलिटिक मामले में जो है ना सार्क के विकल्प के रूप में कैसे उभरा है। तो ये जो है ना इस कथन की आपको गंभीर रूप से, मतलब यहाँ क्रिटिकली आपको आलोचनात्मक व्याख्या करना है कि बिमस्टेक कितना इम्पोर्टेंट है, सार्क क्या ख़त्म हो गया, सार्क का क्या इम्पोर्टेंट है। इन सारी बातों का आपको लेकर आना, क्या करना है, ख़त्म करना है। आइए इसका मैं सबसे पहले आपको भूमिका बताता हूँ, इसको कैसे आप लिखेंगे भूमिका में। तो भूमिका इंट्रोडक्शन पार्ट सिंपल आपको लिखना है कि भारत की विदेश नीति में नेबरहुड फर्स्ट प्रमुख विशेषता रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए तथा भारतीय उपमहाद्वीप की भूगोलिक संरचना अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर के तहत बिमस्टेक और सार्क की स्थापना को देखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जो जानकार इसे भू राजनीति की संज्ञा देते हैं। मतलब देखिए जियोपॉलिटिक्स का सिंपल सा मतलब है कि
मेरा जो लैंड है अपने जोग्राफिकल जो लोकेशन के अकॉर्डिंग हम अपनी पॉलिटिक्स फिक्स करते हैं। बिमस्टेक हो या सार्क हो, ये तो हमारे आसपास के पड़ोसी देश हैं, तो ये हमारे कहीं ना कहीं लैंड से भी जुड़े हुए हैं। अब इस लैंड के यूज करके हम कैसे अपने पॉलिटिक्स को बेहतर कर सकते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, भू राजनीति की संज्ञा देते हैं। अब यहाँ पे चूँकि सार्क है और बिमस्टेक है, तो यहाँ देखिए आपको ऐसे करके अगर फ्लो चार्ट जब बना देंगे, चाहे कोई भी अगर क्वेश्चन पूछे, G20 पूछे, G7 पूछे, संघाई सहयोग कॉर्पोरेशन पूछे, आसियान पूछे, आप ऐसे ही ना फ्लो चार्ट की स्थापना कब हुआ, मेंबर कितने, जनसंख्या, ऐसे लिख सकते हैं। बाकी ये आपको पहले बता ही दिया, और बाकी यहाँ पे एक डायग्राम भी सब बना सकते हैं पूरे वर्ल्ड का जैसे भी है। अब यहाँ पे चूँकि क्वेश्चन का जो मेन डिमांड में वही आता हूँ कि सार्क की स्थापना मैं लिखा हूँ कि जिस उद्देश्य से की गई थी, उपमहाद्वीप के देशों ने मिलकर किया था, व्यापार था, आर्थिक सहयोग, मुक्त व्यापार आदि, पिछले 30 वर्षों में उपलब्धि नाम मात्र की रही है। इसलिए भारत का झुकाव बिमस्टेक की ओर हुआ। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ गया। अब आखिर क्या वजह है कि भारत का झुकाव जो है ना सार्क से शिफ्ट होकर बिमस्टेक की ओर हुआ है? तो यहाँ पे भारत पाकिस्तान संबंध खराब होना, क्षेत्रीय व्यापार की चिंताजनक स्थिति होना और बेहतर जो है ना आपको कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी का अभाव है, इस वजह से ऐसा पे हो पाया है। और यहाँ पर आप एक वही विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद जी का जो आप यहाँ एक स्टेटमेंट जरूर लिखिएगा कि सार्क में कुछ समस्याएं हैं जो आतंकवाद, व्यापार, कनेक्टिविटी के रूप में मौजूद है, जबकि बिमस्टेक में भारतीय दृष्टिकोण और संभावनाएं क्या है, व्याप्त है। देखिए इस तरह की चीज़ों का स्टेटमेंट मेरे ख्याल से आप लोग को कहीं देखने को नहीं मिलता होगा, इसलिए आपको लगता है नया है, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल नहीं, ये मेरे लिए बहुत पुराना है। मैं बहुत बार इसका यूज कर चुका हूँ और मैं अभी भी जब मेंस कॉन्फिडेंस प्रोग्राम कराता हूँ इसमें बोलता हूँ कि आप स्टेटमेंट जो यूज करें और आप यूज कीजिए, आपको बेहतर परिणाम निकल के आएंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अब मैं यहाँ दिखाया हूँ कि आखिर बिमस्टेक की ओर भारत के झुकाव का क्या कारण है, ऐसा क्या वजह है कि जो भारत जो है ना सार्क की बजाय बिमस्टेक की ओर जा रहा था। अब यहाँ देखिए आपको कई सारे पॉइंट में जिक्र करना, और मैं बार बार बोलता हूँ जब भी कभी आप प्रश्न लिखें, आंसर लिखें, तो एग्जामिनर को ये दिखना चाहिए आप क्या उसको दिखाना चाहते हैं। आपको आपका आंसर उसको पढ़ने के लिए मजबूर करना पड़ेगा, तभी आपको बेहतर मार्क्स दे पाएगा, नहीं तो अन्यथा नहीं देगा। तो पहला है कि सार्क से व्यापक उद्देश्य है बिमस्टेक का। कैसे? 7 देशों का बिमस्टेक संगठन मूल रूप से एक सहयोगात्मक संगठन है जो व्यापार, ऊर्जा, पर्यटन, मत्स्य पालन, परिवहन, कृषि, गरीबी, मतलब बहुत बड़ा इसका व्यापक, जो सार्क में इतना व्यापक नहीं है। इसका कहीं ना कहीं जो भौगोलिक स्थिति है वो भारत के लिए बहुत ही लाभकारी है। अभी जैसे आपको बताया मैं कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ सकती है हमारे यहाँ, लेकिन दुनिया की लगभग 22% आबादी बंगाल की खाड़ी के आसपास रहती है, 7 देश में रहती है, जिनका जीडीपी लगभग 3 ट्रिलियन के आसपास अब पहुँच गया है। साथ ही बिमस्टेक दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया दोनों के बीच में है और इस सेतु का काम करता है। म्यांमार, थाईलैंड भारत को आसियान के साथ जोड़ने का अच्छा विकल्प दे देगा। हम बिमस्टेक में अगर म्यांमार और थाईलैंड के साथ बेहतर रिलेशन बनाएंगे, हम आसियान तक पहुंच अपना कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बेहतर ही स्थिति होगा। उसके बाद पूर्वोत्तर राज्यों का विकास और बेहतर कनेक्टिविटी हम इसके द्वारा कर सकते हैं। आप देख लीजिए कि बिमस्टेक देशों के बीच मजबूत संबंध भारत के जो नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रों के विकास को गति प्रदान कर सकता है। इससे भारत म्यांमार के बीच परिवहन योजना और भारत म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग विकास किया जा रहा है। बाकी आर्थिक व्यापारिक हित तो है ही, क्योंकि वो तो बड़ा हित है ही, वही भारत उभरती हुई वैश्विक अर्थव्यवस्था है। और चूँकि हमको अगर जहाँ ये निर्यात करना है, आयात करना है, तो हमको बिमस्टेक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाकी चीन का 1 बेल्ट 1 रोड जो इनिशिएटिव है, वो जिसको ओबोर बोलते हैं, क्योंकि वो चाइना इसके द्वारा, इस प्रोजेक्ट के द्वारा क्या कर रहा है, म्यांमार पहुंच रहा है, थाईलैंड, श्रीलंका आ रहा है, तो इसलिए हमको इनके साथ सहयोग जो है ना बिमस्टेक के देशों का सहयोग करना अनिवार्य है। फिर बंगाल की खाड़ी की संसाधनों तक जो पहुंच करने के लिए भी हमको बिमस्टेक के साथ सहयोग करना है। जैसे कि वर्तमान समय में ब्लू इकोनॉमी की बात हो रही है। ब्लू इकोनॉमी सिंपल सा मतलब होता है जब समुद्र का संसाधन का यूज करना, उससे आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाना, ठीक है। ये सब जो है ना बंगाल की खाड़ी जो ब्लू जो रिसोर्स है उसका भी यूज करने के लिए हमको बिमस्टेक की आवश्यकता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सार्क की विफलता, इस प्रकार सार्क की विफलता तथा बिमस्टेक में संभावनाओं को देखते हुए भारत पिछले 2016 से बिमस्टेक की ओर जो है अपना ध्यान क्या किया, आकर्षित किया। तो वहाँ पे मैं बता दिया कि क्या जो है ना मेरा जो शिफ्टिंग कहाँ है, सार्क की ओर है। तो अब देखिए इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार भी ना बिमस्टेक की ओर क्यों जा रहा है, इसका कुछ एग्जाम्पल आपको पुट करना पड़ेगा। वही कि सितंबर 2016 में गोवा में जो आयोजित ब्रिक्स बिमस्टेक मीटिंग में बिमस्टेक के नेताओं को बुलाया गया था। फिर 2019 में जो मंत्री
परिषद जो बैठक जो मोदी जी का हुआ तो उसमें बिमस्टेक के देशों को आमंत्रित किया गया था, और अभी हाल ही में जो 5वां जो बिमस्टेक बैठक हुआ है उसमें भारत ने भाग लिया। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है ना इसकी ओर जो है ना शिफ्ट हो रहे हैं। तो आगे यहाँ पे चूँकि प्रश्न में ये था कि गंभीर जांच करें, तो अब चूँकि हमको सार्क को नेगलेक्ट भी नहीं करना है। सार्क की देखिए, चाहे जिसे अगर क्वेश्चन ये पूछे क्या भारत की जो गुटनिरपेक्षता नीति है अब वो ख़त्म हो गई है, नहीं। अगर क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है तो आप थोड़ा सा एग्जाम्पल दिखावें, हाँ कुछ कुछ ऐसी गतिविधियां भारत के द्वारा की जा रही है या भारत सरकार या विदेश नीति में कर जहाँ से लगता है कि नहीं गुटनिरपेक्षता की नीति थोड़ा बहुत धूमिल हुई, लेकिन इसको हम पूरी तरह नहीं छोड़े हैं। आपको हमेशा जो है ना हम हमेशा बोलते हैं कि आंसर में एक मध्यम मार्गी रास्ता अपनाइए, आपका आंसर एक बेहतर कंडीशन में जाएगा। तो यहाँ पे हम यहाँ लिखे हैं कि भारत की उपरोक्त बिमस्टेक सक्रियता के कारण कई विशेषज्ञों का कहना है कि सार्क अप्रासंगिक या अनरिलेवेंट हो गया है, परंतु ऐसा मानना अतार्किक होगा क्योंकि सार्क दक्षिण एशियाई देशों की भौगोलिक पहचान को प्रतिबिंबित करता है, साथ ही सदस्य देशों की भाषा संस्कृति भी क्या है समान। आप देखिए नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, हम सब की भाषा कल्चर लगभग मोटा मोटी सेम है। सार्क के देशों द्वारा आतंकवाद, गरीबी, आधारभूत ढांचा, प्राकृतिक आपदा जैसी चुनौतियों से लड़ने में एकजुटता बहुत जरूरी है तथा यह संगठन मंच एक उपलब्ध कराता है। जो भी समस्या अगर इस क्षेत्र में कोई आता है तो ये एक मंच प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। और अभी जब कोविड आया था तो कोविड के समय इन सब सार्क के देशों का ऑनलाइन ही एक छोटा मोटा मीटिंग तो हुआ था जिसमें भारत ने कुछ अपना अनुदान भी दिया था, आप इसका भी जिक्र कर सकते हैं। उसके बाद दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय, दक्षिण एशिया उपग्रह, कोविड-19 जैसे पहल के कारण इसकी अभी भी प्रासंगिकता बनी हुई है, इसको हम नकार नहीं सकते हैं। सार्क को ध्यान रखना ही बात को, ठीक ना। उसके बाद जो है ना अब आगे वही कि आगे की राह दिखाना पड़ेगा कि भारत को अपनी वैश्विक महत्वाकांक्षाओं की प्राप्ति के लिए अपने पड़ोसी देशों से जुड़ने की आवश्यकता है। सार्क हो या बिमस्टेक हो या RCEP हो जो है के साथ भागीदारी बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। भारत पाक वार्ता जिसे करतारपुर कॉरिडोर की तरह हुआ था वैसे होना चाहिए। भारतीय उपमहाद्वीप का आर्थिक एकीकरण होना चाहिए। निष्कर्षतः भारत को विदेश नीति के मोर्चों पर बैलेंस मार्ग को अपनाना चाहिए। देश व दुनिया को सतत विकास की ओर अग्रसर मदद करना चाहिए। आप ऐसे करके चीज़ों को अगर लिखेंगे तो क्वेश्चन में रखें तो आपका आंसर अच्छा माना जाएगा। तो ये जो है ना आपका कि जो है दोनों टॉपिक मैंने कोशिश किया कि पहले आपको टॉपिक पढ़ा दिया जाए, फिर मैं इसका एक मॉडल पर डिस्कस आपको कर दिया। तो सार्क और बिमस्टेक अगर ये क्वेश्चन आएगा कोई भी तो जो मैं लेक्चर अभी लिया हूँ तो मेरे ख्याल से इसी के इर्द गिर्द प्रश्न रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। बाकी अब जो है नेक्स्ट जो भी टॉपिक हम चाहे पड़ोसी देश का जितना भी इशू है, चाहे भारत चीन है, भारत पाकिस्तान है, हालांकि उसका तो मेंस आफ्टर में प्रोग्राम करा चुका हूँ, तो मैं उसका भी मॉडल फॉर्मेट पर टॉपिक ही पढ़ा दूंगा। फिर टॉपिक पढ़ा फिर उसका एक क्वेश्चन डिस्कस कर दूँगा। बाकी जिनको भी मेंस के आंसर राइटिंग प्रोग्राम में जुड़ना हो, अभी 67 पे बहुत ही क्रूशियल टाइम अभी है, 40 दिन जो बचा हुआ है, इस 40 दिन का आप बेहतर यूज करें और हमारे पास जो 40 दिन का जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें जुड़िए, क्योंकि उसमें मैं कोशिश करूंगा लगभग आपको 100+ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दूं। बाकी फुल लेंथ टेस्ट जो है ना 20 नवंबर से स्टार्ट होगा। ऑनलाइन मोड में टेस्ट होगा, फिर पटना में ऑफलाइन मोड में टेस्ट होगा। तो जिनको भी जुड़ना है नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी जो नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक, वहाँ टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए। बाकी जो भी नोट्स PDF आपको वहाँ पे मिल ही जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।